बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुदरत का उसूल ये है कि जो उसकी दी हुई नेमतों की कदर नहीं करता तो वो उल्टा उसके लिए मुसीबत बन जाती है। बदकिस्मती से पाकिस्तानी भी उन लोगों में शामिल है जिन्होंने पानी की नेमत की कदर नहीं की और उनको सही जगह पे इस्तेमाल नहीं किया, उससे सही इस्तिफ़ादा नहीं किया। इसलिए हम देख रहे हैं कि पानी भी इस वक्त हमारे लिए मुसीबत बनी हुई है। एक तरफ पाकिस्तान में पानी की शदीद क़िल्लत है और पानी पे झगड़े होने लगे हैं। पानी की जो सतह है ज़ेर ज़मीन वो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मानसून का मौसम आते ही पाकिस्तानियों के लिए सैलाबों की सूरत में, तुग़यानियों की सूरत में एक अज़ाब देखने को मिलता है। तो आज के जरिए में हम एक तो इस हालिया लहर से होने वाली तबाहियों का जायज़ा लेंगे और दूसरा इसकी वजूहात और इसके रोकथाम के हवाले से बातचीत करेंगे माहिरीन के साथ और कंसर्न लोगों के साथ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फैज़ुल्लाह फ़राक़ साहब, जो कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर आसिफ़ जावेद साहब, जो कि माहिर माहौलियात है और हेड ऑफ़ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस हज़ारा यूनिवर्सिटी के हैं और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट भी हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब रईस अंसारी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। लेकिन नाज़रीन, इनके साथ गुफ्तगू से पहले ज़रा हम आपको अपने नुमाइंदों की रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि किस सतह पर किस इलाक़े में तबाही हुई है। हम सबसे पहले रब्ता करते हैं डॉक्टर महबूब अली के साथ, जो हमें स्वात की सूरत हाल से आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। जिस तरह कि आप सबको पता है कि 27 जून को दरिया स्वात में जो एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था और इस वाक़े में जहाँ 17 अफराद जो थे वो दरिया के लहरों की नज़र हो गए थे, तमाम बाद में 4 अफराद को ज़िंदा बचा लिया गया था, जबकि इस वाक़े में 13 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए थे। उसके बाद गो के इंतज़ामिया काफ़ी हरकत में आई थी और इब्तदाई तौर पर इंतज़ामिया ने स्वात के डिप्टी कमिश्नर, स्वात के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, रेस्क्यू के सरबराह और दीगर चंद अफसर्स को जो है वो स्वात से उनका तबादला कर दिया। लेकिन जो सबक सीखना चाहिए शायद आज भी हमने वो सबक नहीं सीखा है। हम अगर इस वाक़े के पस मंज़र में चले जाए तो सबसे पहले जो चंद सवालात है उसका जवाब बहुत ज़रूरी है। यानी सबसे पहले तो अहम बात यह है कि जब यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल आई तो उसके बाद ये किसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो लोगों को सैलाब के हवाले से बता देते, लोगों को इन्फॉर्म करते। यानी सैलाब का आगाज़ जो है वो ख्वाजा खिला के मकाम से हुआ था। ख्वाजा खिला में एक असिस्टेंट कमिश्नर बैठा होता है, उसके बाद मिंगोरा की असिस्टेंट कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन किसी ने यहाँ के सयाहों को, यहाँ की मकामी आबादी को ये नहीं बताया था कि सैलाबी सूरत हाल बन गई है। दूसरा अहम सवाल यह है कि शायद कुछ मकामी लोगों को तो ज़रूर पता है, लेकिन जो सयाह मुल्क के दीगर इलाकों से आते हैं तो उनको ये इस बात का शायद आज भी इदराक नहीं है कि वादी स्वात में आमतौर पर जून और जुलाई के महीनों में जब धूप तेज़ होती है, जब यहाँ पर बारिशें होती है, तो उसके बाद जो ग्लेशियर्स है उसकी मेल्टिंग का प्रोसेस भी तेज़ होता है और आमतौर पर इस किस्म की सैलाबी सूरत हाल बन जाती है। लेकिन जिस तरह हमने पहले कहा कि सयाहों को गाइड करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। इसके अलावा अहम बात यह है कि रेस्क्यू एक ऐसा इदारा है जिसकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि इस किस्म की नागहानी आफात में वो लोगों को गाइड भी करते हैं, वो लोगों की हिफाजत भी करते हैं। जिस मकाम पर ये वाक़या पेश आया था, यहाँ से रेस्क्यू का दफ्तर जो है वो सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पे है, लेकिन रेस्क्यू की गाड़ियाँ जब यहाँ पर पहुँची तो 19 मिनट की ताख़ीर से पहुँची थी। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है सलीम साफ़ी साहब की, जब वो यहाँ पर पहुँचे तो उनके पास जो नेसेसरी इक्विपमेंट है वो उनके पास मौजूद नहीं था। उनके पास गोताखोर मौजूद नहीं थे, उनके पास गनरूप मौजूद नहीं था। बाद में उन्होंने अपने ऑफिस को फ़ोन किया और वो तमाम चीज़ें जो है उन्होंने मंगवाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक जो है उस नाखुशगवार वाक़े में जितने लोग थे तो वो दरियाबुर्द हो गए थे। सबसे अहम बात इसके अलावा सलीम साफ़ी साहब वो ये है कि हर साल दरियाई स्वात के हिफाजत के लिए यहाँ पर हिफाजत पुश्ते तामीर की जाती है, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट जिसका ये काम है हिफाजत पुश्ते तामीर करना, तो उनको ये टास्क दिया जाता है कि जब दरिया का पानी कम होता है यानी मौसम सरमा में वो हिफाजत पुश्ते तामीर करते हैं। लेकिन इस दफ़ा हैरानी की बात ये थी कि हिफाजती पुश्ते जो है वो जून और जुलाई के महीने में तामीर की जा रही है। यानी जब आप हिफाजत पुश्ते तामीर करते हैं, आप दरिया का रुख तब्दील करते हैं, तो इससे इस किस्म के वाक़यात ज़रूर आते हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है सलीम साफ़ी साहब के दरियाई स्वात में गैर कानूनी माइनिंग हो रही है। अभी तो उसका सिलसिला किसी हद तक स्टॉप हो गया है, बंद हो गया है, लेकिन इससे पहले, इस वाक़े से पहले बार बार मकामी मीडिया ने जो है यहाँ की इंतज़ामिया को अलर्ट करना चाहा, उनको बताना चाहा, क्योंकि इस गैर कानूनी माइनिंग की वजह से दरिया में गड्ढे पड़ जाते हैं, दरिया में कुएँ बन जाते हैं, लोग उसमें फंस जाते हैं। तो कई फैक्टर्स है कि जो कि इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन शायद बदकिस्मती से आज भी हमने इस तमाम साने से कुछ सबक
नहीं सीखा है। गो कि इस वाक़े के बाद इंतज़ामिया ने दरिया के किनारे जो गैर कानूनी तजावीज़ात थे उनके खिलाफ एक्शन ज़रूर लिया, ख़ासतौर पर स्वात के फिजागट के इलाके में और बाईपास रोड पे, लेकिन इसके अलावा इंतज़ामिया जो है उसके आगे नहीं गई और अब जो तजावीज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है उसको भी रोक दिया गया है। तहम आज भी अहम सवाल यह है कि मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ, मेरे बैकग्राउंड में ये दरियाए स्वात है और यहाँ पर उस बदकिस्मत फैमिली के तकरीबन एक फैमिली के 10 लोग और दूसरी फैमिली के तकरीबन 3 लोग जो थे वो दरियाबुर्द हो गए थे, वो उसके बाद जाबहक हो गए थे। लेकिन आज तक हमने सबक नहीं सीखा है, क्योंकि आज भी लोग बड़ी आसानी के साथ दरिया में जाते हैं और उनको रोकने वाला जो है वो कोई भी नहीं है। खुद रावलपिंडी इस्लामाबाद में क्या हुआ और क्या हो रहा है उसके बारे में हमें बताएंगे जनाब शबीर डार साहब। साफ़ी साहब, जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान जिस किस्म की तूफ़ानी बारिश हुई है उससे न सिर्फ इंसानी जानों का ज़िया हुआ है बल्कि निजी इमलाक और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ। 17 जुलाई को रावलपिंडी में 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जिसमें जो रावलपिंडी के लो लाइंग एरियाज़ है जिनको हम नशीबी इलाके कहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ, लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ। इस वक्त मैं जिस मकाम से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ ये नारा लई का किनारा है और नारा लई को आपको मालूम है मानसून बारिशों में इसको खौफ की इलामत समझा जाता है। 17 जुलाई को जो तेज़ बारिश हुई उसकी वजह से नाला लई में 23 फीट तक पानी बुलंद हुआ और ये कभी कभार ही होता है। इसी तरह जो रावलपिंडी के दीगर नाले जो नाला लई की तरफ आते हैं यहाँ पर भी तुगयानी रही और लोगों का नुकसान हुआ और 4 अमवात 17 जुलाई को रिपोर्ट हुई, जिसमें एक 8 साला बच्चा भी शामिल है जो रावलपिंडी कैंट के एरिया के बरसाती नाले में बहकर जाँ बाक हुआ और उनकी लाश जो है वो दूसरे दिन बरामद की गई। इसी तरह जो इस्लामाबाद से पानी दाखिल होता है रावलपिंडी में, वो चाहे नाला लई की तरफ आता हो या दरियाई सुवा की तरफ आता हो, उससे भी जो है लोगों का नुकसान हुआ। गोरखपुर के इलाके में, चक्री के इलाके में लोगों के घर गिरे, मवेशी हलाक हुए, इसी तरह वहाँ पर भी जानों का नुकसान हुआ। लेकिन जो ज़िले इंतज़ामी इदारे हैं जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जिसमें बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जिसमें RDA है, जिसमें ज़िले काउंसिल है, उनकी जानिब से मुसलसल हमें गफलत नज़र आ रही है, क्योंकि नालों के ऊपर जितनी भी गैर कानूनी तामीरात हुई हैं या हो रही हैं या जो बरसाती नालों पर कब्ज़े किए गए हैं, लियाकत रोड हो या बोहड़ बाज़ार हो या फौजी कॉलोनी हो, डोक हसू हो, पीर वदाई हो, डोक खबा हो, यहाँ पर नाले मुकम्मल तौर पर जो है उन पर कब्ज़ा किया गया है और कई मकामात पर जो ये बरसाती नाले हैं बिल्कुल आबादी के नीचे से गुजरते हैं और ऊपर घर बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोर और शेड बने हुए हैं। लिहाजा जो नेचुरल फ़्लो है पानी का वो दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से पानी बैक मारता है और आबादियों में दाखिल होता है, जिसके बाद इंसानी जानों का भी ज़िया होता है और इमलाक का भी नुकसान होता है। एक और बात, जो दरियाओं का जो कटाव है, दरियाओं के किनारे जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हुई है, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हम बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की गई हैं और जो पानी का नेचुरल फ़्लो है उसको रोका गया है। लिहाजा जब तेज़ बारिश होती है, जब 200 मिलीमीटर से ऊपर बारिश चली जाती है तो उसके बाद दरिया भी बिफर जाते हैं, बरसाती नाले भी बिफर जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की अमवात होती है। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी फ़ेज़ 5 में जो वाक़या पेश आया, जिसमें कर्नल रिटायर्ड इसाक काजी और उनकी बेटी जो है उनकी वो बरसाती नाले में बहकर गए हैं, वो नाला भी हमने देखा, चूँकि जो उसका नेचुरल फ़्लो है वो भी मुतासर हुआ, जिसकी वजह से जो जब ज़्यादा बारिश हुई तो नाला जो है वो भर गया और ओवरफ्लो जब हुआ तो पानी आबादी में दाखिल हुआ, जिसकी वजह से जो है गाड़ियों का भी नुकसान हुआ और 2 लोगों की जो है वो भी मौत वाक़ई हुई और अभी तक जो है इस सिलसिले में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। लेकिन जो सूरत हाल है, जो बारिशों का सीज़न है, ख़ास तौर पर मानसून के दौरान जो अमवात होती हैं या जो नुकसानात होते हैं, इसकी सिर्फ 2 ही वजूहात है। एक, नालों पर तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात और दरियाओं का कटाव, जंगलात का कटाव, जो सबब बनता है इंसानी जानों के नुकसान का और तामीरात की नुकसान का। चकवाल भी इस मरतबा बड़ी तबाही की ज़द में आया, वहाँ की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं बाबर सलीम साहब। 15, 16, 17 जुलाई को जिला चकवाल में बादल फटने से यहाँ के 17 लाख अवाम पर एक क़यामत टूटी है। नशेबी इलाकों और पहाड़ी इलाकों में बसने वाले तमाम अफराद इस बारिश से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। इस बारिश ने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। NDM
के मुताबिक ये 423 मिलीमीटर बारिश ये रिकॉर्ड हुई है। और बिल्कुल ये सारे पुराने बुजुर्ग भी बता रहे हैं कि गुज़श्ता 6 दहाइयों के दौरान ये इतनी बारिश इससे पहले चकवाल में कभी नहीं देखी गई। तो 12 दिन बारिशों से अब तक 7 अफराद के जाँ बाक होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि जख्मियों की तादाद बेशुमार है। लोगों के पुख्ता घर जमीन बोस हो चुके हैं, माल मवेशी भी बह गए हैं और हत्ता के हज़ारों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। 6 सड़कों 4 पुलों के टूटने की तस्दीक हुई है, जबकि सरकारी डैम तो मजमूई तौर पर महफूज रहे हैं, मगर बिल्कुल ये जो निजी और प्राइवेट डैम थे जिसमें तमाम जो सिक्योरिटी के और जो हिफाजती इक़दाम थे वो इख्तियार नहीं किए गए थे, तो इन निजी प्राइवेट डैमों ने बड़ी तबाही मचाई है। और ये बिल्कुल जब टूटे हैं तो ये गाँव के गाँव ये बहा कर ले गए हैं। तो ये अभी भी एक हफ्ता गुजरने के बावजूद लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर चकवाल का दौरा कर चुके हैं। वज़ीर आला ने जाम बाक होने वालों के लिए 10 लाख रुपए फी कस, जबकि जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए फी कस का ऐलान किया था, जिस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। और दिल्ली इंतजामिया ने ये चेक जो जहाँ बाकू हैं और जो जख्मी हुए हैं उनमें तकसीम करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। वज़ीर आला पंजाब के आधार पर पटवारियों ने नुकसानात का तखमीना भी लगाना शुरू कर दिया है, मगर अभी तक लोगों को माली इमदाद की फराहमी अमली तौर पर नहीं हुई है। तो बहरहाल ये बहुत ज़्यादा, ये बिल्कुल 80% लोग, ये जिला चकवाल की 17 लाख आबादी में से 80% लोग जो हैं ये इस बारिश से बड़े शदीद मुतासर हुए हैं। और बिल्कुल जो पहाड़ी इलाकों के जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर तो बिल्कुल सूरत हाल अभी तक रास्ते बंद पड़े हैं और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आज़ाद कश्मीर में क्या सूरत हाल रही, इसके बारे में हमें बता रहे हैं आरिफ उर्फी साहब। यहाँ पे जो सयाहों के साथ कम वाक़यात पेश आए या जो नुकसान हुआ क्लाउड बर्स्ट की वजह से, या किसी जगह पे कोई सयाहों की गाड़ी को हादसा पेश आया, तो उसमें नुकसानात कम होने की वजह एक तो ये है कि यहाँ पे जो हमारा स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो बड़ा विजिलेंट है। उनके पास यहाँ पे लोकल लोग हैं नंबर 1, और वो फौरी तौर पे पहुँच जाते हैं। किसी हद तक अर्थक्वेक के 2005 के बाद उनको वेल इक्विप्ड कर दिया गया था, तो उसकी वजह से इनके पास इक्विपमेंट भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास रेस्क्यू के लिए जो वाटर रेस्क्यू का खुसूसी यूनिट है जो इस तरह के जो काम हैं उनको सर अंजाम देता है। अब आ जाएं हम नीलम वैली में, जहाँ बहुत सारे वाक़यात ऐसे पेश आ रहे हैं, खुसूसन सियाहों के साथ जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारा SDMA का जो लोकल जो वहाँ पे DDM है वो बहुत एक्टिव है। तीसरा जो फैक्टर है वो हमारी टूरिज़म पुलिस है, वो बहुत एक्टिव। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी अगरचे उन्होंने इस मरतबा बहुत काम किया, अब बदकिस्मती ये हुई है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने टूरिज़म पुलिस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इवन के उनकी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भी नहीं होता। अलबत्ता वो लोग काम कर रहे हैं, प्रॉपरली लोगों को गाइड कर रहे हैं कहाँ खड़े होना, कहाँ खड़े नहीं होना, किस दरिया के करीब जाना है, कहाँ किस पानी किस दूर, यानी ये बड़ा, यानी पूरा जो उनकी मूवमेंट चल रही होती है वो लोगों को, टूरिस्ट को बड़े इज़्ज़त एहतराम के साथ रोकते हैं और उनको फिर बताते हैं कि किस तरह आपने इस नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ आपने किस तरह बिहेव करना है और उसके साथ क्या आपकी डीलिंग होगी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सिंध में क्या सूरत हाल रही है, इसके बारे में हमें बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर। हाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से कराची में गुज़िश्ता 2 सालों में महकमा मौसमियात की पेशगोई थी, उस तनाजुर में इंतजाम और तैयारियां हुई, लेकिन बारिशें जिस तरह से पेशगोई थी उस तरह से बारिशें नहीं हो पाई। तो कराची में गुज़िश्ता 2 सालों से सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। कराची का निज़ाम ऐसा है कि कराची में 30 से ज़ायद जो है वो लैंड ओनिंग एजेंसी है, जिसमें से 33% शेयर जो है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का है, जिसमें शहर की अहम 106 शाराएँ हैं और 42 बड़े नाले हैं। जबकि शहर के अंदर जो दूसरा निज़ाम है मध्यान्ह, वो है टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। जब पहली मानसून बारिश की पेशगोई की तो उससे कबल ही बरसाती नालों के जो चौकिंग पॉइंट है उन्हें साफ करने का अमल शुरू कर दिया गया था। और अब जो है वो आप देख रहे हैं कि शहर के जितने बड़े बरसाती नाले हैं उनकी सफाई का काम जो है वो जोरों शोर से जारी है। जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर सूरत हाल खराब हुई है, और नशेबी इलाके जो है वो ज़्यादातर इलाके वो हैं जहाँ पर टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती हैं या उससे मादी में डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती थी, वहाँ पर सूरत हाल खराब होती है। जैसे शहर में सुरजानी टाउन एक ऐसा नशेबी इलाका है कि वहाँ पर बारिशें होने के बाद जलथल मचने के बाद वहाँ पर जो है वो इलाका ज़ेरियाब आ जाता है। ना सिर्फ वो बल्कि शहर के अंदर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे ओल्ड सिटी एरिया है, वहाँ पर जो है वो सूरत हाल खराब होती है। फिर शहर के बीच में शारा फैसल से मुतसिल इलाके हैं, CHS से दीगर इलाके जो कि नशेबी इलाकों में शुमार होते हैं, वहाँ पर सूरत हाल जो है
वो खराब दिखाई देती है। और या फिर जो दूर दराज कराची के इलाके हैं जिसमें बल्दिया टाउन है, मंगो पीर का इलाका है, वहाँ पर सूरत हाल जो है वो खराब दिखाई देती है। लेकिन कराची की खुशकिस्मती कह लें कि गुज़िश्ता 2 सालों में जो पेश गोई हुई उसके मद्दे मुकाबिल उस तरह से बारिशें नहीं हुई। और अब भी जो है वो महकमा मौसमियात की पेश गोई है कि चलतल होने वाली है, मौनसून बारिशों का स्पेल आने वाला है। तो इस पर हमारी मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से भी गुफ्तगू हुई। तो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है काफ़ी ज़्यादा मुतमईन हमें दिखाई भी दिए, और जो हमारी उनसे गुफ्तगू हुई उसमें भी उनका ये कहना था कि अपने तौर पर तमाम तर तैयारियां उनकी मुकम्मल है, लेकिन अगर कोई कुदरत की आफत आती है, कोई क्लाउड बर्स्ट होता है, यकीनी तौर पर जिस तरह दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में सूरत हाल काबू तो नहीं होती, उसी तरह जो है वो कराची में भी अगर कोई क्लाउड बर्स्ट होता है, लेकिन तैयारियां मुकम्मल हैं। तमाम तर जो टाउन्स हैं, तमाम तर जो इदारे हैं, वो तमाम तर मुतारिक है और सब एक पेज पर है। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो जिरगे का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको। जिरगे में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब डॉक्टर आसिफ जावेद साहब जो कि माहिर माहौलियात हैं, और जनाब फैज़ुल्लाह फ़िराक साहब जो कि हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के तर्जुमान हैं। डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाज़त तो मैं ज़रा पहले फ़िराक साहब से पूछ लूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या सूरत हाल रही? गिलगित बल्तिस्तान की जो सूरत हाल है इंतहाई वल्नरेबल है इस वक्त। गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह गुज़िश्ता दिनों सैलाब के बाद जो तबाहकारियाँ हुई हैं उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती है। गिलगित बल्तिस्तान भर में 3 डिवीज़न्स हैं, एक दियमर डिवीज़न है, एक गिलगित डिवीज़न है, एक बल्तिस्तान डिवीज़न है। इन तीनों डिवीज़न के अंदर मुख्तलिफ़ इलाकों में तबाही हुई है। बल्तिस्तान में घांचे में आप बादल फट गए हैं, उधर भी तबाही हुई है, और दियोसाई के मकाम पर टूरिस्ट फंसे थे, वहाँ भी इशू आया। ज़िला गिज़र में भी तबाही हुई है। गिलगित के इलाके दन्योर में, अच्छा उसके अलावा शिकारकुई में और मुख्तलिफ़ गिलगित की विसिनिटी में तबाही हुई है। और सबसे बड़ी तबाही, सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो ज़िला दियामर जो गिलगित बल्तिस्तान का गेट वे है वहाँ पे हुआ है। वहाँ पे शायराए बाबूसर पे अफसोसनाक एक वाक़ा रुनमा हुआ। वहाँ पे थोर, टांगिर, खिनर और मुख्तलिफ़ जो इलाके हैं विसिनिटी के चलास के, वहाँ पे बारिशों के बाद जिस तरह की तबाही हुई उसमें लोगों के घर, लोगों के मकानात, मसाजिद शहीद हुए जगह जगह पे। और ख़ास कर शायराए बाबूसर जो KPK को मिलाता है गिलगित बल्तिस्तान से, सरमाई मौसम का एक रूट है, उधर तबाही फेर दी गई है। वहाँ पे 8 किलोमीटर का इलाका बिल्कुल सफ़-ए-हस्ती से मिट गया है। टूरिस्ट चूँकि टूरिस्ट सीज़न था वहाँ चल रहे थे, 20 से 22 गाड़ियाँ जो है वो उसके जद में आ गई हैं। 9 अब तक गिलगित बल्तिस्तान की कैजुअलिटीज़ हैं। 300 लोग फंसे थे जिनको हमने रेस्क्यू करके मुतल्लिक़ा शहरों तक हमने पहुँचाया था। जब ये हुआ वाक़या तो उसके बाद वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब की वाज़ेह हिदायत में तमाम 14 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन का आगाज़ किया गया, जिसमें अफवाज पाकिस्तान ने बाकायदा हिस्सा लिया। और वो इलाके जहाँ हम खुद रेस्क्यू नहीं कर सकते थे, वहाँ अफवाज पाकिस्तान के ज़रिए हमने हेलीकॉप्टर के ज़रिए लोगों को उठाया, रेस्क्यू किया। और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स का भी इसमें एक बुनियादी किरदार है। उनके नौजवानों ने फूड पैकेट्स तकसीम किए, लोगों को रेस्क्यू किया। और इसमें जो नुकसानात हुए हैं पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, 500 के लगभग जो मकान हैं वो डैमेज हुए हैं। उसमें 200 के करीब, 200 से ज़्यादा जुज़वी तौर पर हैं और 200 से ज़्यादा कुली तौर पर बिल्कुल वो मलियामेट हो चुके हैं। उसके अलावा मवेशी खाने और दुकानें हैं वो लातदाद हैं, उनकी कोई तादाद नहीं है। उसके अलावा आप 22 गाड़ियाँ उसमें बह गई हैं, 27 ब्रिजेस टूट चुके हैं, और उसके अलावा 2-3 मसाजिद शहीद हुए हैं, और कम्युनिकेशन के टावर गिरे थे, बिजली के जो हाइडल जो पावर हाउसेस हैं वो डैमेज हुए, सड़कें वहाँ पे तबाह हुई, लोगों के खेत खलियान फसलें सब कुछ और इमारती लकड़ियाँ उसमें सब कुछ बह गई है। उसके बाद जो रेस्क्यू की वहाँ पे ऑपरेशन की सूरत हाल है वो हमने सारे वसाइल लगा के वज़ीर आला की हिदायत की रोशनी में आगाज़ किया है। वज़ीर आला ख़ुद वहाँ जो मुतासर इलाके हैं वहाँ जाके उसने विज़िट भी किया है और मसाइल भी सुने हैं मुतासरीन के, और सयाहों के जो उनकी मसाइल भी सुने हैं। लाहौर चलते हैं, रईस अंसारी साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि पंजाब में क्या तबाही हुई इस सैलाब के नतीजे में। रईस अंसारी साहब, कितने नुकसानात हुए पंजाब में और इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए जी, पंजाब में भी जो बारिशें हैं वो जो पिछले साल के मुकाबले में जो पेश गोई है और हुई भी हैं, को 25% ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और ख़ासी शदीद बारिशें हुई। और लाहौर में एक टाइम में तो तकरीबन कोई 6 घंटों में 173 मिलीमीटर बारिश भी हुई। लेकिन यहाँ जो डैमेज हुए हैं इसमें सबसे अहम बात यह है साफ़ी साहब के इसमें जो वाक़यात तकरीबन 450 से ज़्यादा वाक़यात हुए
उनमें तकरीबन कोई 390 से ज़ायद छतें गिरी हैं, जिसके बाद ये वाक़यात हुए और उसमें तकरीबन कोई 143 के करीब लोग मारे गए, 850 ज़ख्मी हैं। इनमें करंट लगने के वाक़यात हुए, लगने के हादसात हुए। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ, देखिए जो ये आफत है ये कहीं भी किसी तरह से आ सकती है, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और दूसरी बात आप देखें, अमेरिका टेक्सास जैसे सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क में 200 लोग टेक्सास में बारिशों से मर गए और अभी 73 के करीब वहाँ लापता है, उन्हें नहीं मिले। तो हमारे जो है ये हमें ये देखने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा कि जो बारिशें हुई हैं इसमें आपने कभी नहीं देखा कि गुलबर्ग में कोई छत गिरी है, कोई डिफेंस में छत गिर गई, कोई क्लिफ्टन में छत गिरी है। ये गरीब लोगों की छतें गिरी हैं जिनके नीचे लोग आगे मारे गए हैं। और ये तमाम की तमाम कच्ची छतें होती हैं, वो पैसे होते नहीं हैं, वो रिपेयर करा नहीं सकते, बसीदा मकानों में रहने पे मजबूर हैं। और एक एक छोटे छोटे से 2-2 मरले के 4-4 3-3 कमरों में 4-4 ख़ानदान रहते हैं। तो सारे के सारी वो छतें गिरी हैं, बाड़े गिरे हैं जिनमें गरीब लोग रहते थे। किसी अमीर आदमी का यहाँ उसमें नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर देखें तो दूसरे सूबे के मुकाबले में यहाँ रेस्क्यू का पंजाब में ज़्यादा तेज़ इंतज़ाम है और गवर्नमेंट के इंतज़ाम यहाँ अच्छे हैं। और दूसरी तरफ जो अहम एक चीज़ यहाँ देख रहा हूँ मैं, क्योंकि पानी का लेवल जो है जो नीचे ज़मीन में पीने का पानी 750-800 फुट तक चला गया है। तो जो सबसे अहम चीज़ गवर्नमेंट देख रही है उसको भी देख रही हैं। ये बारिश का पानी को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ तकरीबन 12-13 मुख्तलिफ पाउंड बनाए गए हैं, जिनमें कुछ ने वर्क शुरू कर दिया है और उसमें वो पानी की जमा करते हैं, बारिश का जो इनको बागात के लिए पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको, ताकि ज़मीन का पानी ना निकाला जाए। तो नुकसान तो काफ़ी हुआ, लोग भी मारे गए। अब उनकी जो बहाली का काम है वो भी हो रहा है, गवर्नमेंट उनको देख रही है किस तरह बहाल किया जाए। तो इस सिलसिले में अगर अभी बारिशें मज़ीद मतवक्का हैं, लेकिन हमें जो है मेन बात यह है कि हमें सोचना भी चाहिए कि हमें जब ये तो मौसम का हाल कुछ अर्से पहले सामने आ जाता है कि बारिशें कितनी होनी है, तो उसको संभालना चाहिए। लेकिन एक जो कुदरती आफत है जब एक हद से बढ़ जाए तो वो बिल्कुल बेकाबू हो जाती है, जिस तरह ये गिलगित बल्तिस्तान में हुआ और भी मुल्कों में होता है। मैंने दिल्ली में बारिशें देखी हैं, घरों में पानी घुस गया। तो बहरहाल ये कुदरती एक आफत है, इसको संभलने के लिए फिर टाइम लगता है। डॉक्टर आसिफ जावेद साहब, ये क्या हो रहा है? पानी की किल्लत भी है, एक मुल्क किल्लत का शिकार भी है और साथ ये चीज़ें भी हो रही हैं। देखिए, वी बिलोंग टू दैट नेशन जिसमें हम 10 महीने 11 महीने वी आर क्राइंग फॉर वाटर, और फिर एक महीना ऐसा आता है कि हम इतना ज़्यादा पानी आ जाता है कि हम उसके साथ करें तो क्या करें। ठीक है जी। अब ये क्यों ऐसे हो रहा है, क्या है? अगर पाकिस्तान की आप स्टेटिस्टिक देखें, जब पाकिस्तान बना था तो हमारी पर कैपिटा जो वाटर अवेलेबिलिटी थी वो 5300 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर थी, जो कि कम होकर 1000 से भी कम हो गई है। सो पाकिस्तान हैज़ बीन क्लियरली डिक्लेयर्ड एज अ वाटर स्केर्ड कंट्री नाउ। सबसे बड़ा इशू है। दूसरी बात यह है कि अभी मैं थोड़ा सा पीछे चलें, एक महीना पीछे चले जाएँ तो देर वर हीट वेव्स। इस्लामाबाद में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किए गए और अल्टी उसके बाद फ़ौरन मानसून आ गया और हम देख रहे हैं जो तबाहकारियाँ फ्लड की वजह से हो रही हैं। अब सलीम साहब, मैं आई विल नॉट कॉल इट एज ए नेचुरल डिज़ास्टर। देखिए, दिस इज़ व्हाट वी हैव डन एक्चुअली। नेचुरल डिज़ास्टर आर नथिंग मोर देन नेचुरल प्रोसेसेस। हमने क्या किया है? क्लाइमेट चेंज किया है। वी हैव फॉसिल फ्यूल के एमिशंस हैं, डिफॉरेस्टेशन है, जिसकी वजह से हमारी क्लाइमेट चेंज हो रही है। और पाकिस्तान के लिए अभी रईस अंसारी साहब ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी टेक्सास की। अब वी कैनॉट कंपेयर टेक्सास विद पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ अमंग द टॉप 10th वल्नरेबल कंट्रीज़ विच इज़ लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज। इसके 2 रीज़न्स हैं। नंबर 1, हमारे पास बहुत बड़ा ग्लेशियर्स का ज़ख़ीरा है जिस पे 40% पॉपुलेशन डायरेक्टली डिपेंड करती है उस मेल्ट वाटर पे जो उन ग्लेशियर से आता है। और हमारी पॉपुलेशन सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कि इसमें नेपाल भी आता है, इसमें आपका इंडिया भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, तमाम ये मतलब इसलिए आउटसाइड द पोलर सबसे ज़्यादा जो वाटर रिजर्व्स हैं फ्रोजन वो यहाँ पर हैं। लेकिन हमने इसको क्या करना है, हमने अपने आप को क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, अल्टीमेटली वही पानी फ्लडिंग कर रहा है और फिर आपकी सी में जा रहा है और सी में जाकर सी लेवल राइज कर रहा है। अच्छा, सी लेवल पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ पर जा रही है सारी लैंड बेस्ड आइस। वी डोंट हैव एनी सी बेस्ड आइस। जब लैंड बेस्ड आइस गिरती है तो सी का लेवल ड्रामेटिकली, तो पूरा पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की वजह से इस वक्त वल्नरेबल है। सिंध में आप जाएँ तो सिंध में अलग इश्यूज़ हैं, वहाँ पर जो उसके सी वाटर इंट्रूजन का इशू है, क्योंकि डेफिनेटली पानी जब कम जाएगा तो हाई डेंसिटी वाटर इंट्रूड करेगा ग्राउंड वाटर में, और पीना का तो दूर की बात है, वहाँ पर आप फसलों को भी पानी नहीं लगा सकते क्योंकि साल्टी वाटर हो जाएगा। सो वार फुटिंग पे इन चीज़ों के लिए काम करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमें पता था कि ये आना है, हमें पता था कि ये आना, ठीक है, इंटेंसिटी वेरी करती है फ्रॉम ईयर टू ईयर। हाउ प्रिपेयर्ड वी वर,
क्या हमारी प्रिपरेशन थी? हर साल आएगा, अगले साल फिर आएगा। अभी देखिए यहाँ पर एक आपने प्रोग्राम रखा हुआ है, घरों पे भी बातें चल रही हैं इस पर। जब ये मानसून गुजर जाएगा तो ये इशू बैक बर्नर पे चला जाएगा, सीधा कोई इसको डिस्कस भी नहीं करेगा। तो मैं कहता हूँ इसको प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लाइवलीहुड का मसला है। एक तरफ से क्लाइमेट चेंज है, ऊपर से हमारे पास पानी नहीं है, ऊपर से इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक इश्यूज आ जाते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के वो धमकियाँ दे देता है कि मैंने ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, तो हम जाएँ तो कहाँ जाएँ? फिर हमारी कैपेसिटी कितनी है? टेक्सास हो गया, यूएस हो गया, वो टेक्निकल एडवांस कंट्री है, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, वो अपने आप को अडाप्ट कर सकते हैं। इस तरह तो आप देखें नीदरलैंड्स ऑलरेडी समंदर के लेवल के नीचे है, उनके पास, हमारे पास कहते हैं रिसोर्सेज हैं। बर्डन किस पे बढ़ता है? अल्टीमेटली पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इज़ मोस्ट अफेक्टेड। देखिए बहुत से लोग हैं यहाँ पर, जिस तरह मतलब आपकी कई जो लैंड्स हैं वो एरोड हो जाती हैं फ्लैश फ्लड की वजह से, एग्रीकल्चर लैंड्स पर्टिकुलरली, जब वो फ्लड, और फिर ड्राउट के सीज़न में क्या होता है, वहाँ पर क्रॉप नहीं होती। सो यू हैव हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ एनवायरमेंटल रेफ्यूजीज़ जिनकी लैंड एरोड हो गई है, जिनकी मतलब ड्राउट की वजह से फसलें नहीं हो रही, और जो कि लोगों को नज़र नहीं आते। और वो बेचारा क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि नेचर इज़ प्लेइंग क्रेजी। नो, ठीक है, वी कैन नॉट प्ले विद द नेचर, बट वी हैव टू रिस्पेक्ट द नेचर। अर्बन फ्लडिंग की आप देख लें तो तबाहियाँ हो रही हैं। पहले तो मतलब ज़्यादातर लो लाएंगे उसमें तबाहियाँ होती थी, मतलब है जिस तरह फैज़ुल्लाह साहब ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की स्टेटिस्टिक थी। लेकिन अब तो देखें अर्बन फ्लडिंग ने एक बहुत बड़ा रोल अदा कर दिया है, वहाँ पर बड़ी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? साफ़ी साहब देखें, एक चीज़ इस्लामाबाद में जी इस्लामाबाद में एक गाड़ी बह गई। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ा एक मतलब है बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग एक बात है कि कैसे ये वाक़या हो गया। और लेकिन दिस वाज मच एक्सपेक्टेड, और भी शायद अल्लाह ना करे, लेकिन हो सकती, क्यों हो सकती है? हमने क्या कर दिया? हमने एसफाल्ट लगा दिए, हमने कंक्रीट के स्ट्रक्चर बना दिए हैं। तो उससे एक टर्म यूज़ होती है साफ़ी साहब, जिसे कहते हैं लैग टाइम। लैग टाइम से क्या होता है, जो आपकी एसफाल्ट है, जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाटर की इन्फिल्ट्रेशन को फैसिलिटेट नहीं करते, उल्टा ये रन ऑफ को फैसिलिटेट करते हैं। तो जिस पानी ने बेसिकली 1 किलोमीटर स्पैन तक फैलना था, अब वो पानी शायद 3 किलोमीटर तक जाएगा, 4 किलोमीटर तक जाएगा। लैग टाइम होता है डिफरेंस बिटवीन रेनफॉल एंड द पीक फ्लड डिस्चार्ज। तो लैग टाइम रिड्यूस हो गया अर्बनाइजेशन की तरफ से। फिर हमारा जिस तरह ईसानी साहब का, हमारे पास ड्रेनेज की वो कैपेसिटी नहीं है, तो पानी नहीं तो आना है जी, वो तो आएगा। वो तो मतलब हमने अपने आप को अडाप्ट करना है, हमें रेजिलिएंट उसकी तरफ जाना पड़ेगा। मतलब अगर नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली ये तबाहियाँ होती रहेंगी, और हम मतलब इसी तरह डिस्कस करते रहेंगे, और दिन ब दिन ये बढ़ता जाएगा। अनप्रेसिडेंटेड। साइंटिस्ट लॉन्ग एगो उन्होंने ये तमाम चीज़ें प्रिडिक्ट की थी, जो कि अभी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्लियर कट। जिधर भी आप चलेंगे दुनिया। चलो इसके हल पे भी बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। फ़राक साहब, ये तो हर साल अब वहाँ पे रूटीन है, तो क्या हुकूमत ने इसके साथ अपने आप को किस तरह एकमोडेट करेंगे आप? साफ़ी साहब, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन भी है। जिस तरह मैंने वहाँ के इलाकों की बात की है कि कुछ इलाके रह भी गए थे, हमजा का इलाका भी है, अस्तोर के एक इलाके में भी तबाही हुई है, और इसी तरह ये जो शायराए बाबूसर है ये मुकम्मल मिट गया है। बाबूसर से लेकर ये लेमत, लोशी, शराड, दिवर, खुन, द्योंग, डसर, ग्याची, ये सारे गाँव हैं छोटे छोटे, ये सारे मलियामेट होकर ख़त्म हो गए। तो गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने वहाँ पे 8000 ग्लेशियर है, एक ऐसा ख़ित्ता है, वहाँ के लैंडस्केप दीगर सूबों से बहुत मुख्तलिफ है। लगभग 28,000 मुरबा मील का फैला हुआ इलाका है, और वहाँ पे 97% के करीब जो है वो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं। और उस इलाके में जब भी बर्फ़बारी होती है तो भी तोदे गिरते हैं, ज़लज़ले आते हैं तो भी पत्थर गिरते हैं, और वहाँ पे ये सैलाब आते हैं तो ये रेले गिरते हैं और लोगों को बहा के लेके जाते हैं। अब हमारे लिए जो हमारी बिजली है वहाँ पे अपने पानियों के ऊपर है, पावर हाउसेस ख़त्म हो जाते हैं। एससीओ की जो टावर्स बेचारों ने लगाए हैं, बहुत बड़ी मेहनत से वहाँ पे लगाते हैं, पूरे 300-400 टावर्स हैं जीबी में, वो गिरना शुरू हो जाते हैं। सड़कें ब्लॉक हो जाती है, जिससे लोग वहाँ घूमने आते हैं वो तो सफ़र कर जाते हैं, लेकिन मुकामी आबादी इससे ज़्यादा सफ़र करती है वहाँ पे। गिलगित बल्तिस्तान का प्रोग्रेस और डेवलपमेंट आसान है, लेकिन उसके मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है। हमारे लिए एक चैलेंज है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान वाहिद प्रोविंस है जो ग्रांट एंड एड पे चल रहा है, पाकिस्तान का वाहिद प्रोविंस है, और वफाक पर हम इन्हिसार करते हैं। पेशगी में भी बताया था हमने, मुख्तलिफ फोरम्स में भी, सोशल मीडिया पे, कि बारिशों पे आप ट्रेवल ना करें, और चूँकि शायराए बाबूसर हम बंद नहीं कर सकते हैं, ये शायराए कराक्रम का मुतबादिल है, और गर्माई सीज़न में लाखों लोग यहाँ से गुजरते हैं, बंद तो कर नहीं सकते। ये सियाहों को इन्फॉर्म करने का कोई आपका इंतज़ाम है? हाँ, हमारे बिल्कुल, हमारे हम सोशल मीडिया के ज़रिए भी कहते हैं, हमारे टूरिस्ट फैसिलिटेशन
सेंटर्स भी हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, और मीडिया के ज़रिए भी हमने बारहा बताया है। और हमारी जो रेस्क्यू 1122 है, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी हर हफ्ते में एक रिपोर्ट शेयर करते रहते हैं मीडिया के साथ। लेकिन वहाँ पे इसके बावजूद लोग आते हैं, खींचे चले आते हैं, वो पहाड़ों से मोहब्बत है। रईस अंसारी साहब, पंजाब में लाहौर के सिवा कौन कौन से अजला ज़्यादा मुतासिर हुए और किस तरह मुतासिर हुए? देखिए जी, पंजाब में जो लाहौर थे वो तो ये कह लें कि मुतासर नहीं हुआ। ये कुछ 2-4 घरों की छतें गिरी हैं जहाँ गरीब लोग थे, और चंद लोग इसमें शहीद हुए। लेकिन जो ज़्यादा है वो जेलम में बहुत ज़्यादा हुआ, और उसके बाद ये हाफजाबाद में बहुत ज़्यादा हुआ, ये फिर कुछ जो है कसूर में कुछ ज़्यादा हुआ। तो ये इन जगहों पे ज़्यादा हुआ। लेकिन जो डैमेज मैंने आपको पहले बताया, वो जो डैमेज है वो सारे का सारा उन इलाके में हुआ जहाँ वहाँ गरीब लोग रहते थे। अब एक चीज़ साफ़ी साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह भी हमारे भाइयों ने बात की, जहाँ ये मौसमी जो तब्दीलियाँ आई हैं, इसमें हमारा बहुत बड़ा हाथ है कि दरख्त काट लिए गए, जंगल ख़त्म हो गए। लेकिन हुकूमत की जानिब से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं कही गई कि इस बारिशें होती हैं, इस पानी को कहाँ रोका जाए, कहाँ कंट्रोल किया जाए। इंडिया में 30 साल पहले उन्होंने डिज़ाइन किए थे 28 डैम, उसमें से वो 23 डैम बना चुके हैं छोटे बड़े पानी को स्टोर करने के लिए। यहाँ 30 साल में इन्होंने एक डैम नहीं बनाया। अरबों डॉलर का पानी जो है वो समुद्र में गिर जाता है। तो ये इनको सोचना चाहिए कि जब बारिश आती है कहाँ कहाँ डैम छोटे बन सकते हैं जो हमारे इसके आपाशी के लिए काम आएंगे, खेतों के लिए काम आएंगे, पानी को रोकने के काम आएंगे। माहिरीन ज़्यादा जानते हैं, कुछ हमारे इस पर सेमिनार हुआ, लोग बैठे, तो हमें ऐसे छोटे छोटे डैम बनाने चाहिए जहाँ से पानी रुक सके, जहाँ पानी रोक लें, पानी हमारे काम आए। तो इसमें अगर ज़रूरत से ज़्यादा कुछ बारिश हो तो दूसरी जो हमने आपको जो बात बताना चाह रहे हैं कि जहाँ डैमेज हुआ, हमने ज़राअत का शोबा बड़ा है इस मामले में। हमने उसमें बात की उनसे, उन तो लोगों ने कहा कि देखिए ज़राअत जो है ना, बारिशों से ज़राअत में इतनी तबाही नहीं आती, थोड़ा नुकसान होता है। तबाही आती है फसलों की सैलाब से, जब पानी मूव करता है तेज़ी से। तो उन्होंने कहा हमें जहाँ पानी की ज़रूरत कपास में थी वो पूरी हो गई, हमें वहाँ फ़ायदा हुआ। और अभी अंदाज़ा लगा रहे हैं कुछ फसलों का, इसलिए कि लाहौर में पंजाब में पानी बारिश का आया, फ्लडिंग एरिया नहीं हुआ, मतलब पानी एक दूसरे से ट्रैवल नहीं किया, तो इसलिए कुछ नुकसान हुआ लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब आप कह रहे थे ना कि ये इसको कुदरती कहना दुरुस्त नहीं है। आपने एक बड़ी बात कह दी कि ये हमारे अपने हाथों की है। तो हमारे अपने हाथों की कैसे हुआ है ये? देखें, वेस्ट ने तरक्की की, एमिशंस की, 70% क्लाइमेट चेंज इज़ ड्यू टू दैट एमिशंस। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इतनी हाई हो गई है, और जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस होंगी उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्लाइमेट चेंज उसी का रिजल्ट है। कहीं पे बारिश आएंगी, कहीं पे वो आएंगी, ठीक है। ये तो इस तरह से हमने अपने हाथ से किया। इसको मैं कहता हूँ कि अगली डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या अगली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप कह लें, इट शुड नॉट बी एट द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इस तरह किया। इफ़ेक्ट कौन किया, किसने इफ़ेक्ट कौन हुआ किया? वेस्ट ने इफ़ेक्ट हो रहे हैं हम। जिस तरह ओजोन में एक सुराख बना है ड्यू टू CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, ये जो रेफ्रिजरेटर में गैस होती है, जब इसको आप मतलब डिस्पोज ऑफ करते हैं, जो गैस निकलती है, दैट रिएक्ट्स विद द ओजोन लेयर। अब आप सलीम साफ़ी साहब देखें कि एयर कंडीशन कहाँ पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और शायद ओजोन में होल कहाँ हुआ, और उनको स्किन कैंसर उन लोगों को वहाँ पर होना शुरू किया। तो मेरे कहने का मतलब है ये हमने किया, एंड वी हैव टू सॉल्व इट। दिस इज़ आवर मोरल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो आलमी सतह है ना, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें कंट्रीब्यूशन दूसरों की ज़्यादा है। एग्जैक्टली। और रोकथाम तो हम कर ही नहीं सकते। मकामी सतह पे हम क्या कर सकते हैं? हमने अपने आप को, सलीम सावी साहब ने बिल्कुल फराया, हमारी कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% है कंपेयर टू द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन हम सबसे बड़े विक्टिम बनते जा रहे हैं ना, टॉप 10 में आ रहे हैं, बल्कि एक रिपोर्ट में पढ़ा शायद नंबर 1 पे आ गए। तो हमने अपने आप को अडेप्ट करना है। मैंने जिस तरह आपको कहा, रेसानी साहब ने बड़ी सही बात की कि इंडिया में उन्होंने 28 डैम डिज़ाइन किए थे, उन्होंने 23 बना दिए हैं। तो हमें भी ज़ाहिर सी बात है, वाटर बहुत बड़ा विक्टिम बन रहा है क्लाइमेट चेंज का। और देखें, वाटर से हमारी तबाहियाँ हो रही हैं, खुशहाली की शक्ल में भी और फ्लड की शक्ल में भी। तो हमने वाटर को कंजर्व करना है। आई रिमेंबर बैक इन 2015 और 16 देयर वाज कैनेडियन कंसल्टेंट जिसने बाकायदा कहा था कि अक्रॉस द इंडस रिवर 100 फीजिबल साइट्स हैं डैम कंस्ट्रक्शन की, छोटे छोटे डैम्स बनाने की। फिर 100 फीजिबल साइट्स उन्होंने कहा था छोटे डैम्स बनाने की, मतलब लाजमी के बने। देखिए, जब से पाकिस्तान बना है हमारे पास टोटल 2 डैम है मेजर, मंगला और तरबेला। तो अगर चनाब पे भी मसला आ गया तो मंगला तो चनाब पे है, तो वो कहाँ जाएगा? तरबेला दिन ब दिन उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो रही है, क्योंकि सेट्स आ रही है पीछे से, इरोजन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन पीछे से हो रही है, सारा कुछ। तो वॉर फुटिंग पे, जिस तरह मैंने आपको कहा, हमें रेजिलेंट एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा जो क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो के मुताबिक बन सके। हमें
डैम्स बनाने पड़ेंगे, वाटर कंजर्व करना पड़ेगा, ख्वाह वो रेन वाटर है, ख्वाह वो ग्राउंड वाटर को प्रिजर्व करना है, वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसमें तमाम जो जिस चीज़ से क्लाइमेट चेंज की जो चीज़ें जो सेक्टर इफेक्ट हो रहे हैं उनको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें अपने आप को अडेप्ट कर। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन वी हैव राइट नाउ। और ये भी टाइम है, अगर अभी भी हमने ना किया तो आई डोंट नो फॉर 10 साल बाद फिर क्या होगा। और ये डायरेक्ट पॉवर्टी को हिट करती है। देखिए आप, मैंने जिस तरह स्टार्ट में आपके कहा कि प्रोग्राम में कहा कि भाई पानी की जो क्वांटिटी है सरफेस वाटर की वो बहुत कम हो चुकी है, ग्राउंड वाटर भी दिन ब दिन डिप्लीट होता जा रहा है। और पंजाब में आप जाएं तो मतलब है एज बीइंग ए वाटर या एनवायरमेंटल एक्सपर्ट मुझे तो दुख होता है जब वहाँ पर चावलों को लोग ट्यूबवेल से इरीगेट करते हैं, ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं। और दूसरा मसला सलीम साहब ये है कि हमारा बहुत ज़्यादा पानी जो है ना ऑलमोस्ट मोर देन 60% डाउन वाटर की सतह को हम किस तरह बुलंद कर सकते हैं इस पानी के ज़रिए? ये देखें, इसमें हम भी, मैं जिस तरह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है काम कर रही हैं, रिचार्ज वेल PCRWR है, रिचार्ज वेल करें, वाटर को रिचार्ज करना चाहिए ताकि ग्राउंड वाटर की सतह बड़ी हो। और ये बड़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है क्योंकि देखें थाउजेंड्स ऑफ जो चश्मे हैं हिली एरियाज में पर्टिकुलरली, वाटर टेबल नीचे जाता है वो चश्मे खुश्क हो जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा वाटर टेबल को ऊपर किया तो आप देखेंगे आपके थाउजेंड एंड थाउजेंड्स वो चश्मे जो है वो बहना शुरू कर दें तो आपके पास कितना वाटर रिसोर्स आ गया। दूसरा, दरख्त लगाना। दरख्त के 3-4 फ़ायदे हैं, बल्कि ज़्यादा फ़ायदे हैं। जो मेन क्लाइमेट चेंज में उनका रोल है, एक तो कार्बन को कैप्चर करते हैं, लेकिन जैसे आपने ख़ुद कह दिया, मैंने भी कह दिया कि पाकिस्तान इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए दरख्त लगाने की सिग्निफिकेंस ये है कि वाटर को भी अट्रैक्ट करते हैं। बहुत बड़ा स्टोरेज, मैसिव ट्रांसपरेशन होगी, मैसिव रेनफॉल होगी तो हमारा जो वाटर रिजर्वायर्स है, अंडरग्राउंड रिजर्वायर, नेचुरल रिजर्वायर जो है वो बढ़ेगा। तो ये मेयर्स हैं वॉर फुटिंग पे सलीम साफ़ी साहब, अगर हम करेंगे ओनली देन वी कैन सेव, वरना हम इसी तरह से मतलब है डिज़ास्टर को। बातें इंतहाई अहम है लेकिन बदकिस्मती से वक्त मज़ीद इजाज़त नहीं देता, लेकिन हम वक्तन फ़वक्तन इस मौजू को डिस्कस करते रहेंगे और आप जैसे माहिरीन से इस्तिफ़ादा लेते रहेंगे। फ़िराक साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, रईस अंसारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, एक गुजारिश मैं आखिर में करता चलूँ कि और कुछ हम नहीं कर सकते तो कम से कम सियाहों को ये चाहिए कि वो जिस इलाके में जाएं तो पहले वहाँ के हालात का पता करें और जो अलर्ट्स उनको जारी की जाती है उन अलर्ट्स का भी वो ख्याल रखें ताकि वो इस तरह की मुसीबतों से दो चार ना हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।